नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निशा है और मेरे साथ जब भी अच्छा होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता था। उसके बाद हमेशा वह खुशी गम में बदलते देखी थी। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हम 3 बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते और अपनी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ती। अभी मैं उन्हीं उलझनों का शिकार थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। जतिन मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं कुछ सिमट कर बैठ गई थी। नजरें भी मेरी झुकी हुई थीं। उस समय मेरे दिल में कोई भी जज्बा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि जतिन का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। जतिन मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे मुंह दिखाई कि अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा कि नए नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा, मेरी तारीफ भी की, मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। अब मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने मुझे दूध का गिलास थमा दिया। कहने लगा, इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं लगी थी लेकिन मैंने इनकार नहीं किया और दूध का गिलास पीकर साइड टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं बेड पर आई मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। मुझ पर तेज नींद सवार होने लगी थी। जतिन अब भी मुझसे बातें ही कर रहा था लेकिन मैं नींद के आगोश में जाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मेरा सिर अब भी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। मेरी आंखों में अब भी तक नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी लेकिन इतना जान चुकी थी कि जतिन मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो जतिन को कम से कम सब्र रखना चाहिए था। लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोच देखकर मैं हैरत में डूब गई। ऐसी ही खरोचें मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थीं, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों को जख्मी कर चुकी थीं। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई थी। मैं अब भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। सामने जतिन तौलिया से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और यह तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। जतिन के बात करने का अंदाज बहुत ही रूखा सा था। जतिन के बदले तेवर देखकर मैं सहम कर रह गई थी। रात को उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं ऐसी नींद में गई जैसे मुझे किसी ने नशा दिया हो और अब अपना ही शरीर मुझे जख्मी नजर आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियां उतरते ही हॉल में ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सांस के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और बैठ गई। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा आदमी जो 6 फीट लंबा था और उतना ही मोटा भी था, बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं बखला कर रह गई थी। वह मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था, अजीब नजरों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, यह जतिन का छोटा भाई है। फिर वह कहने लगी, यह थोड़ा सा वाबला है, आधा पागल सा। यह सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थीं। बार बार मुझे देख रहा था, अजीब अंदाज से हंस रहा था। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे और पूरा बाउल भरकर सब्जी रख दी। उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। यह देखकर मैं हैरत से उसे देख रही थी।
वह एक पराठे के बस 4 निवाले बनाता था और खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन वह ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना देखा ही न हो। मैं मुश्किल से ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरत का बड़ा जोर का झटका लगा जब इस पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत डर लगता था। वह कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहोगी, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया था। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सांस यह देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, यह बहुत जिद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात पर मना कर दे तो यह जुनूनी सा हो जाता है। हम भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने जतिन की तरफ देखा, जो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैंने पानी का जग लिया और गिलास में पानी डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि उसने जग मेरे हाथ से छीना और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल जंगली जैसा था। वह जगह से पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बहकर उसके कपड़ों को भी भिगो रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। रात को जतिन मुझे फिर दूध का गिलास थमाने लगा, कहने लगा, यह पी लो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया था। कहने लगा, क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने से गहरी नींद आई थी। मैं चाहकर भी कल जाग नहीं पाई थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी रातों से जाग रही थी, जो कल तुम लेटते ही सो गई। खैर, यह मेरी माँ ने दिया है। वह कहती है, अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और उन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। यह कहकर जतिन ने दूध का गिलास साइड टेबल से उठाया और मेरे होठों को लगा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे वह पीना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया, मुझे फिर से नींद आने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैं नींद में जा चुकी थी। सुबह मेरा फिर से वैसा ही हाल था जैसा कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरे गर्दन पर दांतों के निशान थे। उस समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा देवर, मेरी सास और ननद नाश्ता कर रहे थे। जतिन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अपने देवर को देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करूं। लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी नंद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देख रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और नंद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन मैं अकेली ही टेबल पर बैठी थी जब देवर ने एक ऐसी बात मुझसे कही कि मैं दंग रह गई। ऐसी बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता। यह बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा देवर कैसे जानता था? अब वह मुझे देखकर हंस भी रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। यह सोचने लगी कि रात को मुझे जतिन नशे वाला दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था? और फिर मेरे देवर का ऐसी बात का कह देना जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है। वह बात देवर तक कैसे पहुंची थी, और वह भी ऐसा आदमी जो कि आधा पागल था। मेरा सर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब जतिन ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं हरगिज ये दूध नहीं पीऊंगी, इसमें यकीनन नशे की चीज है। उसने गिलास मेरे मुंह को लगाया तो मैं पीछे हट गई और हाथ से गिलास पीछे कर दिया। मैंने कहा, नहीं जतिन, आज मैं किसी भी कीमत पर यह दूध नहीं पीऊंगी। मेरा यह कहना था कि जतिन गुस्से से बिखर सा गया था। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरा जुनून सह नहीं सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था।
इसीलिए चुपचाप से जो मैं कहता हूँ उस पर इनकार मत करो और चुपचाप यह दूध पियो। मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें नशा मिला हुआ है। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ ताकि तुम मेरे जुनून को सह सको। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं दूध का गिलास ना पीऊं, लेकिन उसने मेरी एक ना चलने दी। 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वजन कम हो चुका था। अब मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी। एकदम से मेरा वजन कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं एक जानवरों जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी। अब तो खाते पीते समय भी मेरे हाथ कांपने लगते थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। मेरी आंखों के आसपास काले गहरे गड्ढे से पड़ने लगे थे। सीढ़ियां चढ़ने पर ही मेरी सांस फूलने लगती थी। धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मेरी सांस अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा, मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलो। वह मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयां दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए। उसके बाद आराम करने का बोल दिया। मेरी सास और ननंद आम रिवाय टाइप की नहीं थी कि मुझ पर रोक टोक करती, काम की जिम्मेदारियां डालती, बल्कि उन्हें तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि उनके इतने हैंडसम बेटे ने एक मोटी और आम सी शक्ल सूरत की लड़की से शादी क्यों की थी। एक बार मेरी सास ने बातों बातों में मुझसे कहा था कि जतिन ने तुम्हें पसंद कर लिया और हमें जतिन की पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। उसकी जिंदगी है, उसने अपनी मर्जी से गुजारनी है, इसलिए हमने बिना किसी रोक टोक के उसकी और तुम्हारी शादी करवा दी। खैर, यह गुत्थी मेरे लिए अब तक उलझी हुई थी कि जतिन ने मुझसे शादी क्यों की थी। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमूं। मैं गाड़ी में ही बैठी रही। यूं ही समय गुजारने के लिए सामने बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक मेरी नजर जतिन पर पड़ी और जिस लड़की को मैंने जीतू के साथ देखा, उसे देखकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। वह दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरे मेन रोड पर थी और मॉल के सामने खड़ी थी। मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, रोड क्रॉस किया और उस रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर जतिन और वह लड़की गए थे। जहां वह बैठे थे, दोनों की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई और ऐसे बैठी कि मेरी पीठ ही उनकी तरफ थी। जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी, वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा कि शायद किसी ने मुझे गर्म खोलते तेल में फेंक दिया हो। अब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था। जतिन ने मुझसे शादी क्यों की थी? क्या मकसद था उसका? यह मैं जान चुकी थी। यह सच मेरे लिए इस कदर तकलीफ देने वाला था कि मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। रोड पर जहां मेरी सास की गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर और मेरी सास गाड़ी के पास खड़े दाएं बाएं मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने रोड क्रॉस किया और गाड़ी में आकर बैठ गई। अब भी मेरे आंसू बह रहे थे। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात ना की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब जतिन मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल गई हूँ, हॉल में ही होगी, मुझे वो ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूंगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, इसीलिए अब उसे लगा कि शायद मैं वह दूध पी लूंगी। जैसे ही जतिन कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गड्ढे में खुलती थी। पौधों के बीच मैंने वह दूध गिराया और अपने पास से एक मिल्क पैक निकालकर गिलास में डाल लिया। मुझे यह जानना था कि जतिन रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है।
जब जीतू कमरे में आया तो मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। उसने मेरी मेडिसिन मुझे दी और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम यह दवा खा रही हो? मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मुझे अपने अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। कहने लगा, ठीक है, खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद जतिन कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वह बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने जतिन और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। अपनी छोटी बहन को ही मैंने गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन जतिन के साथ। इसलिए मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई थी और उनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर पीट करके बैठ गई थी। जतिन मेरी बहन से कह रहा था कि वह यह ड्रामा अब और ज्यादा नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी, देखो, जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो उस हिसाब से वह बस कुछ ही महीने जिंदा रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी और उस भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है, यह मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैर के नाखूनों के बराबर भी नहीं। बस मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा। यह मेरी तुमसे मोहब्बत की हद है। मेरी बहन मुस्कुराने लगी थी। कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे छोड़कर माँ 2 बहनों की शादी कर चुकी है। और अब माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि जब इस मोटी की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े भी थे। मेरी माँ तो साफ मना कर देती। और फिर मैं जितनी खूबसूरत और हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा, चलो मेरी बहन वैसे तो किसी काम की नहीं, अगर वह मेरे काम यूं आ सकती है तो क्या नुकसान है। कुछ ही महीनों में वह मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि तुम उनके देखे भाले हो गए, और मैं भी जिद करके माँ को मना ही लूंगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी, ऐसा दिखावा कर रही थी कि मैं सो गई हूँ। तभी कमरे का दरवाजा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। वह मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे कमरे में भेजता है। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर। लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊं? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। सुबह होते ही वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को खत्म कर लूं, और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अपने फायदे के लिए उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे डॉक्टर का फोन था। कहने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। मर तो मैं गई थी। मेरी छोटी बहन, जिसे मैं मासूम सी गुड़िया समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला मेरे साथ। वह एक बार मुझसे कह देती कि उसे जतिन से शादी करनी है तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर जीतू की और उसकी शादी करवा देती। हम 4 बहनें थीं। चारों बहनों में
मैं बड़ी थी और मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। नैना सबसे छोटी थी और उसने यह कैसी भयानक चाल मेरे साथ चली थी। मुझे एक बार बता देती तो मैं उसकी भी शादी करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई अरमान ही नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी काट लेती। लेकिन नैना ने जो किया उससे मेरा रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक एनजीओ में चली गई और लोगों की सेवा करना अपने जीने का मकसद बना लिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन ने जतिन से शादी की या नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मगर मैं सोचती हूँ जो पाप और जिल्लत की जिंदगी मैं वहां गुजार रही थी वह अब और नहीं गुजार सकती थी। अगर मैं सच्चाई सबको बता भी देती तो कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर सच सुनना कोई भी नहीं चाहता। वह मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था। लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने के कम ही असर नजर आते हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है भगवान भी उसके साथ बुरा ही करता है। कैसे कह सकते हैं कि जतिन, जिसे आदमी औरत की इज्जत करना नहीं आता, वह मेरी बहन को खुश रख सकता है, जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं दुआ करती रहती हूँ कि जतिन उसका साथ दे और उसके साथ जिंदगी बिताए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घर में कैद होकर रह गए। जब राहुल अकेला घर में रहा तो उसे अपनी नौकरानी ही भा गई। शीला पढ़ी लिखी और तहजीबदार थी। राहुल तबीयत का रंगीन है, पर समाज में उसकी बहुत साफ छवि है। अचानक हुए लॉकडाउन में राहुल के सामने दिक्कत आ गई। रात को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो राहुल सोच में पड़ गया कि अब उसका घर कैसे चलेगा। वो तुरंत बाजार जाकर ढेर सारा सामान और न जाने क्या क्या ले आया। सुबह उठकर उसने योग किया और बाहर लॉन में बैठकर चाय पीने लगा। तभी गेट खोलकर शीला आई। उसे देखकर राहुल ऐसा खुश हुआ मानो उसकी घरवाली मायके से आ गई हो। अंदर आकर शीला ने बताया कि उसका शराबी आदमी कल सुबह उससे लड़कर अपने माँ के शहर चला गया था और अब लॉकडाउन की वजह से 2-4 दिन बाद ही आ पाएगा। शीला ने राहुल को कहा कि अगर राहुल को कोरोना के डर के कारण कोई आपत्ति न हो तो शीला रोज की तरह उसका काम कर सकती है। राहुल सोचने लगा कि कोरोना का डर तो है, अब ये रोज अपने मोहल्ले में जाएगी। इन लोगों के पास कोई ज्यादा बड़ा मकान तो होता नहीं, पता नहीं वहाँ कौन कौन कहाँ से आएगा। कहीं ये इन्फेक्शन ले आई तो। उसने अंदर आकर शीला से कहा, तुम आज तो काम कर लो पर कल से मत आना, क्योंकि आने जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। शीला ने ठीक है कहा और काम में लग गई। बेडशीट धोते समय उसे एक जगह कड़ापन महसूस हुआ। वो समझ गई। वो मन ही मन मुस्कुरा दी। अब शीला भी खाना खाते समय सोच रही थी कि लॉकडाउन तक घर पर ही रूखा सूखा खाना पड़ेगा, मन भी नहीं लगेगा। राहुल ने उसको महीने की पूरी तनख्वाह दे दी और कहा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। शीला ने हिम्मत करके कहा, साहब मेरा मन भी घर पर नहीं लगेगा और मेरा कमरा बिल्कुल अलग है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं रोज आ जाया करूँ। राहुल ने उससे कहा, एक काम करो, अगर तुमको कोई दिक्कत न हो तो अपने आदमी के आने तक यहीं बाहर वाले कमरे में रह लो। शीला सोचने लगी कि कोई क्या कहेगा। फिर उसने सोचा कि लोग तो यही समझेंगे कि वो अपने पति के साथ गई है। उसने वहीं से अपनी सास को फोन किया और उसकी राय ली। उसकी सास की तो राहुल ने बहुत मदद की थी, तो उसने तुरंत हाँ कह दी और कहा कि जब शीला का पति यहाँ से जाएगा तो वो शीला को राहुल बाबू की कोठी से ले लेगा। शीला तुरंत घर जाकर अपना सामान ले आई और बाहर वाले सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया। अब यह तो तय था कि अगले हफ्ता 10 दिन तो शीला को यहीं रहना था। वो फटाफट नहाकर फिर अंदर कोठी में आ गई। राहुल टीवी पर मूवी देख रहा था। शीला ने उसको चाय बनाकर दी। आज दिन में घर की चाय राहुल को पहली बार मिल रही थी। शीला के पास कुछ करने को खास नहीं था, तो उसने राहुल से कहा,
साहब, आजकल में जब मौका मिले तो किराने का सामान मंगा देना, आपको बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खिलाऊंगी। उसने इस ढंग से ये बात कही कि राजेश को भी हंसी आ गई। सही बात ये थी कि आज उसे अपनी कोठी घर सी लग रही थी। शीला भले ही नौकरानी थी, पर उसकी सुंदरता और सलीका उसे घर के सदस्य जैसा ही आभास देते थे। शीला ने राहुल से कहा, सुबह जो खाना बनाया था वो मत खाना, वो मैं खा लूंगी अभी, और रात को आपके लिए गर्म गर्म पूरी आलू बना देती हूँ। दोपहर को खाने के बाद राहुल अपने कमरे में सोने चला गया और शीला बोली, मैं अपने क्वार्टर में जाती हूँ, शाम को आ जाऊंगी। राहुल जानता था कि क्वार्टर तो गंदा पड़ा हुआ है, तो उसने कहा, तुम ड्राइंग रूम में सो जाओ, कोई बात नहीं। अब राहुल को तो दोपहर में सोने की आदत नहीं थी, तो वो 3 बजे से उठकर बाहर लॉन में गया। तो वहाँ धूप थी। वो वापस अंदर बारामदे की ओर आया जहाँ शीला सो रही थी। वो एक तक शीला को देखता रहा। शीला के घोर चिकने पांवों में पतली सी पायल थी, पर नीचे तलवे गंदे हो रहे थे। राहुल वहां से हट गया। वो भटकना नहीं चाहता था। राहुल रसोई में गया और पानी पिया। आहट सुनकर शीला जाग गई और सीधे रसोई में आई और बोली, साहब, मुझे आवाज दे देते, आप बैठिए, चाय बना देती हूँ। उसने एक लिस्ट राहुल को दी कि किराने वाले को फोन कर दीजिएगा, वो भिजवा देगा। राहुल ने हंसकर कहा, इतना राशन कोई दावत है क्या? तो शीला बोली, मुझे जितना भी आता है आपको सब बना कर खिलाऊंगी। राहुल ने उससे कहा, तुम्हें अपने लिए भी कोई सामान चाहिए हो तो लिख देना, अब तो लगता है कि 10 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। शीला सोचती रही तो राहुल ने कहा, संकोच मत करो। शीला के लिए अपनी शादी के बाद पहला मौका था जब कोई आदमी उससे मेकअप का सामान लेने को कह रहा था। शीला ने दुकान पर फोन किया तो वो बोला कि आप सुबह 7 बजे दुकान के पीछे घर है, वहां आ जाना, वहीं से दुकान का अंदर का रास्ता है, सामान निकलवा लेना और फिर मैं भिजवा दूंगा। राहुल ने शीला को जाने को कह दिया और उसे 1000 रुपये अलग से दिए कि तुम्हें अपने लिए कोई कपड़ा लेना हो तो ले लेना। शीला खुश हो गई। रात को राहुल ने खाना जल्दी ही खा लिया और शीला से बोला, तुम खाना खाकर सो जाना, मैं अपना कमरा बंद कर रहा हूँ। शीला समझ गई कि बाबू का बाबू इन्हें परेशान कर रहा है। वो काम निपटाकर निकल ही रही थी कि राहुल बाहर आया। वो थका हुआ सा लग रहा था। शीला से उसने पानी मांगा। शीला ने उसे पानी देते हुए पूछा, कॉफी पिएंगे? अब राहुल तो खुश हो गया। उसने चहक कर हाँ कह दी। शीला ने उसे कॉफी दी और कहा कि वो उसका बेड वगैरह ठीक कर देती है। राजेश ने हाँ कह दी, पर जैसे ही शीला कमरे में घुसी राहुल बोला, नहीं रहने दो, कल कर लेना। पर तब तक शीला नीचे पड़ा टॉवल उठाकर एक तरफ रख चुकी थी और बेडशीट ठीक कर रही थी। उसने बेड पर रखी दोनों मैगजीन को वही मेज पर रख दिया और बाहर आ गई। राहुल समझा कि शीला ने कुछ नहीं देखा। वो नीचे बैठ गई और इधर उधर की बातें राहुल से करने लगी। शीला ने पूछ लिया, क्या देख रहे हैं साहब? तो राहुल सकपका के बोला, तुम्हारे तल्लुए बहुत गंदे हो रहे हैं, अब तो तुम्हें नंगे पांव गली में नहीं घूमना, तो सुबह अच्छे से साफ कर लेना। शीला को ध्यान आया कि वो नहाएगी कहाँ, क्योंकि बाहर क्वार्टर में तो जगह ही नहीं है जो वो बाल्टी वहाँ ले जा सके। राहुल समझ गया, बोला, कोई संकोच मत करो, मैं नहा लूंगा, फिर तुम इसी बाथरूम में नहा लेना। राजेश ने कॉफी का कप नीचे रखा और वहीं रखी मैगजीन पढ़ने लगा। राहुल बाहर सोफे पर बैठा था। उसने शीला से कहा कि वो सोने चली जाए। शीला बोली, क्या मैं बाहर कमरे में ही नीचे लेट जाऊं, क्योंकि बाहर क्वार्टर में मुझे रात को डर लगेगा। राहुल बोला कि हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल ने उससे कह दिया कि वो बिना संकोच घर को इस्तेमाल कर ले। शीला बाहर क्वार्टर से एक नाइटी सी ले आई। वो शर्मा के बोली, साहब गरीब है, जैसा भी है आप मजाक मत बनाना। मुस्कुरा के राहुल बोला, क्या तुमको लगता है मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा? बस तुम साफ सुथरी रहो, रात को नहाकर कुछ भी पहनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ कौन आएगा? उधर राजेश की रात को आंख खुली। मोबाइल में टाइम देखा तो 3 बजे थे। वो दबे पांव बाहर आया। चारों ओर घुप अंधेरा था। वो अंदाज से शीला की ओर बढ़ा। उसके कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। शीला मदमस्त पड़ी थी। राहुल ने बड़ी आहिस्ता से मोबाइल की टॉर्च से कुछ देखने की कोशिश की, पर कुछ नजर नहीं आया।
फिर राहुल ने पास पड़ी कंबल को उठाया और शीला पर डाल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह वो उठा तो उसे रसोई में खटपट सुनाई दी, मतलब शीला जाग गई थी। फिर वो चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर में शीला कमरे के अंदर झांकने आई। उसको लगा राहुल सो रहा है। शीला ने नीचे पड़ा तौलिया उठाया और मुस्कुरा दी और वो बाहर चली गई। 2 मिनट बाद शीला फिर आई और एक तक देखती रही। उसने हाथ में झाड़ू ली हुई थी। वो झाड़ू लगाने के बहाने ही कमरे में आई थी। उसने राहुल की चादर को हल्के से दूसरी ओर से खींच तो शीला की तो जान निकल गई। अब राहुल ने कुनमुनाते हुए आंख खोली तो शीला कमरे से तेजी से बाहर आ गई। राहुल ने उसको आवाज देते हुए कहा, जरा 1 गिलास गुनगुना पानी दे दो। उसने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं। शीला ने उसे पानी दिया और बोली कि जनरल स्टोर वाले के पास जा रही हूँ सामान लेने। शीला दुकान पर गई। किराने का सामान तो पैक रखा था और दूसरी ओर उसकी लड़की बैठी थी जहाँ लेडीज सामान मिलता था। उसने अपने लिए भी कुछ जरूरी सामान ले लिया। राहुल ने कहा, दिखाओ क्या लाई हो? तो बोली, साहब जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। शीला ने उसके कल के कपड़े और टॉवल वगैरह भिगो दिए। राहुल ने उससे कहा, कपड़े ढे धोकर, पहले तुम ही नहा लो, इतनी देर में मैं अखबार पीएच लूंगा। शीला ने आज जमकर अपने को रगड़ा। वो बाहर आई तो उसे ये महसूस हुआ कि शायद राहुल चोरी छिपे उसे ही देख रहा था। राहुल नहाने घुसा तो उसे गुलाब खुशबू महसूस हुई। उसे शीला की पसंद पर खुशी हुई। राहुल ने झटपट शेव की ओर नहाकर बाहर आ गया। राहुल ने कुछ देर आराम करने की सोची तो वो सिर्फ लुंगी पहनकर बेड पर लेटकर मूवी देखने लगा। तभी उसे बाहर शीला की आहट महसूस हुई। उसने आवाज देकर कह दिया, चाय पिला दो और अपने लिए भी बनाकर यहीं आ जाना। शीला जल्दी ही एक ट्रे में चाय और नाश्ता ले आई। शीला जैसे ही कमरे में घुसी, राहुल उसे देखता रह गया। आज शीला किसी मेनका जैसी लग रही थी। राहुल को घूरता देख शीला बोली, अब तो साफ सुथरी दिख रही हूँ ना? तो राहुल मुस्कुरा दिया। शीला ने चाय नाश्ता मेज पर रखा और बोली, कुछ पहन लीजिए, सर्दी लग जाएगी। राहुल खड़ा हुआ। उसने शीला से कहा, तुम ऐसी ही रहा करो, सुंदर लगती हो। तो शीला बोली, साहब हम गरीब आदमी हैं, हमें इतना सुख कहाँ। शीला के आदमी के आने के बाद राहुल ने उसके आदमी से कहा कि तुम शीला का ध्यान भी नहीं रख सकते। शीला का आदमी उसे इतना सुंदर देखकर बहुत ही खुश हुआ और राहुल के पैर पकड़कर शीला से बोला, देख